हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। अनिल की गुस्से भरी आवाज़ सुनते सुमन चौंक उठी। उसका मूड खराब था। वह तो अनिल के आने का इंतजार कर रही थी कि कब अनिल आए और वह अपना गुस्सा उस पर बरसाए, क्योंकि आज सुबह ऑफिस जाते समय अनिल ने वादा किया था कि शाम को कहीं घूमने चलेंगे। उसके बाद खरीदारी करेंगे, खाना भी आज होटल में खाएंगे। शाम को 6 बजे से पहले घर पहुंचने का वादा किया था। 4 बजे के बाद सुमन ने कई बार अनिल के मोबाइल फ़ोन पर बात करनी चाहिए तो उसका फ़ोन नहीं सुना था। हर बार उसका फ़ोन काट दिया गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या बात है। जल्दी नहीं आना था तो मना कर देते। बार बार फ़ोन काटने का क्या मतलब। सुमन तो शाम के 5 बजे से ही जाने के लिए तैयार हो गई थी। पता नहीं ऑफिस में देर हो रही है या यार दोस्तों के साथ सैर सपाटा हो रहा है। बस उसका मूड खराब होने लगा था। उसे कमरे की लाइट ऑन करना भी ध्यान नहीं रहा। सुमन ने अनिल की ओर देखा। अनिल का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। 2 साल की शादीशुदा जिंदगी में आज वह पहली बार अनिल को इतने गुस्से में देख रही थी। सुमन अपना गुस्सा भूलकर हैरान से बोल उठी, यह क्या कह रहे हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारा फोन मिलाया तो हर बार तुमने फोन काट दिया। आखिर बात क्या है? बात तो बहुत बड़ी है। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हारे माता पिता ने मुझे धोखा दिया है। धोखा? कैसा धोखा? सुमन के दिल की धड़कन बढ़ती चली गई। तुम्हारे धोखे का मुझे आज पता चल गया है कि तुम शादी से पहले सोहन की थी। अनिल ने कहा। यह सुनकर सुमन चौंक गई। वह अनिल से आंख न मिला पाई और इधर उधर देखने लगी। अब तुम चुप क्यों हो गई? शादी को 2 साल होने वाले हैं। इतने दिनों से मैं धोखा खा रहा था। मुझे क्या पता था कि जिस शरीर पर मैं अपना हक समझता था वह पहले ही कोई पा चुका था और मुझे दे दी गई उसकी जूठन। नहीं, आप यह गलत कह रहे हो। क्या तुम सोहन से प्यार नहीं करती थी? तुम उसके साथ पता नहीं कहाँ कहाँ आती जाती थी। तुम दोनों को शादी की मंजूरी भी मिल गई थी कि अचानक वह कमबख्त सोहन एक हादसे में मर गया। यह सब तो मुझे आज पता चल गया, नहीं तो मैं हमेशा धोखे में रहता। यह सुनकर सोहन की आंखें भर आई। वह बोली, तुम्हें किसी ने धोखा नहीं दिया है। मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दिया है। जो सोहन के साथ ऐसा हो गया था, तुमने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं? सुमन चुप रही। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। मैं तुम जैसी चरित्रहीन और धोखेबाज को अपने घर में नहीं रखूंगा। अनिल, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। प्रेमी ही तो मरा है। तुम्हारे माँ बाप तो अभी जिंदा है। जाओ वहाँ दफा हो जाओ। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। अपने धोखेबाज माँ बाप से कह देना कि अपना सामान ले जाए। सुमन सब सहन कर सकती थी, पर अपने माता पिता की बेइज्जती सहना उसके वश से बाहर था। वह एकदम बोल उठी, तुम मेरे मम्मी पापा को क्यों गाली देते हो? वे धोखेबाज नहीं है तो उन्होंने क्यों नहीं बताया? कहते हुए अनिल ने गालियां दे डाली। ठीक है, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। कहते हुए सुमन ने एक बैग में कुछ कपड़े भरे और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। सुमन रेलवे स्टेशन पर जा पहुंची। रात 10:30 बजे ट्रेन आई। 3 साल पहले एक दिन सुमन बाजार में कुछ जरूरी सामान लेने जा रही थी। उसके हाथ में मोबाइल फोन था। तभी एक लड़का उसके हाथ से फोन छीनकर भागने लगा। वह एकदम चिल्लाई, पकड़ो पकड़ो चोर, मेरा मोबाइल। बराबर से जाते हुए एक नौजवान ने दौड़ लगाई। वह लड़का मोबाइल फेंककर भाग गया था। जब उस नौजवान ने मोबाइल लौटाया तो सुमन ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा था। वह युवक सोहन ही था जिसके साथ पता नहीं कब सुमन प्यार के रास्ते पर चल रही थी। एक दिन सुमन ने मम्मी से कह दिया था कि सोहन उससे शादी करने को तैयार है। सोहन के मम्मी पापा भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए हैं। पर उस दिन अचानक सुमन के सपनों का महल रेत के घरौंदों की तरह ढह गया। जब पता चला कि मोटरसाइकिल पर जाते समय एक ट्रक से कुचल जाने पर सोहन की मौत हो गई है, सुमन कई महीने तक दुख के सागर में डूबी रही। उस दिन पापा ने बताया था कि एक बहुत अच्छा लड़का अनिल मिल गया है। वह प्राइवेट नौकरी करता है। सुमन की अनिल से शादी हो गई। एक रात अनिल ने कहा था, तुम बहुत खूबसूरत हो सुमन, मुझे तुम जैसी घरेलू व खूबसूरत पत्नी चाहिए थी। मेरे सपने सच हुए। जब कभी सुमन अनिल की बाहों में होती तो अचानक ही एक विचार से कांप उठती थी कि अगर किसी दिन अनिल को सोहन के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? क्या अनिल उसे माफ कर देगा? नहीं, अनिल कभी उसे माफ नहीं करेगा, क्योंकि सभी मर्द इस मामले में एक जैसे होते हैं। तब क्या उसे बता देना चाहिए?
नहीं, वह खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारे? आज अनिल को पता चल गया और जिस बात का उसे डर था वही हुआ। पर वह शक, नफरत और अनदेखी के बीच कैसे रह सकती थी? सुबह सुमन मम्मी पापा के पास जा पहुंची थी। सुमन के कमरे से निकल जाने के बाद भी अनिल का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह सोफे पर पसर गया। धोखेबाज, ना जाने खुद को क्या समझती है वह। अच्छा हुआ आज पता चल गया, नहीं तो पता नहीं कब तक उसे धोखे में ही रखा जाता। 2-3 दिन में ही पास पड़ोस में सभी को पता चल गया। काम वाली बाई ललिता ने साफ साफ कह दिया, देखो बाबूजी, अब मैं काम नहीं करूंगी। जिस घर में औरत नहीं होती वहां मैं काम नहीं करती। आप मेरा हिसाब कर दो। अनिल ने ललिता को समझाते हुए कहा, देखो काम ना छोड़ो, 100-200 रुपये और बढ़ा लेना। नहीं बाबूजी, मेरी भी मजबूरी है। मैं यह काम नहीं करूंगी। जब तक दूसरी काम वाली न मिले तब तक तो काम कर लेना ललिता। नहीं बाबूजी, मैं एक दिन भी काम नहीं करूंगी, कहकर ललिता चली गई। 4-5 दिन तक कोई भी काम वाली ना मिली तो अनिल के सामने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। सुबह घर व बर्तनों की सफाई, शाम को ऑफिस से थका सा वापस लौटता तो पलंग पर लेट जाता। उसे खाना बनाना नहीं आता था। कभी बाजार में खा लेता, दिन तो जैसे तैसे कट जाता। पर बिस्तर पर लेटकर जब सोने की कोशिश करता तो नींद आंखों से बहुत दूर हो जाती। सुमन की याद आते ही गुस्सा व नफरत बढ़ जाती। रात को देर तक नींद न आने के चलते अनिल ने शराब के नशे में डूबकर सुमन को भुलाना चाहा। वह जितना सुमन को भुलाना चाहता वह उतनी ज्यादा याद आती। एक रात अनिल ने शराब के नशे में मदहोश होकर सुमन का मोबाइल नंबर मिलाकर कहा, तुमने मुझे जो धोखा दिया है उसकी सजा जल्दी ही मिलेगी। मुझे तुमसे और तुम्हारे परिवार से नफरत है। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए एक चरित्रहीन और धोखेबाज पत्नी। अब तुम सारी उम्र सोहन के गम में रोती रहना। उधर से कोई जवाब नहीं मिला। सुन रही हो या बहरी हो गई हो? अनिल ने नशे में बहकते हुए कहा, यह कि आपने शराब पी रखी है? वहां से आवाज आई, हाँ पी रखी है। मैं रोज पीता हूँ, मेरी मर्जी है। तू कौन होती है मुझसे पूछने वाली? धोखेबाज कहेगी। उधर से फोन बंद हो गया। अनिल ने फोन एक तरफ फेंक दिया और देर तक बड़बड़ाता रहा। ऑफिस और पास पड़ोस के कुछ साथियों ने अनिल को समझाया कि शराब के नशे में डूबकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। इस परेशानी का हल शराब नहीं है। पर अनिल पर कोई असर नहीं पड़ा। वह शराब के नशे में डूबता चला गया। एक शाम अनिल घर पर ही शराब पीने की तैयारी कर रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अनिल ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, इस समय कौन आ गया मेरा मूड खराब करने को? अनिल ने उठकर दरवाजा खोला तो चौंक उठा। सामने उसका पुराना दोस्त आनंद अपनी पत्नी ममता के साथ था। आओ आनंद, अरे यार आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? सीधे दिल्ली से आ रहे हो क्या? अनिल ने पूछा। हाँ, आज ही आने का प्रोग्राम बना था। तुम्हें 2-3 बार फोन भी मिलाया पर बात नहीं हो सकी। आओ अंदर आओ, अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा। अनिल ने मेज पर रखी शराब की बोतल, गिलास व खाने का सामान वगैरह उठाकर एक तरफ रख दिया। आनंद और ममता सोफे पर बैठ गए। आनंद और अनिल अच्छे दोस्त थे, पर वह आनंद की शादी में नहीं जा पाया था। आज पहली बार दोनों उसके पास आए थे। अनिल ने ममता की ओर देखा तो चौंक गया। 3 साल पहले वह ममता से मिला था आगरा में, जब आनंद और अनिल लाल किला में घूम रहे थे। एक बूढ़ा आदमी उनके पास आकर बोला था, बाबूजी आगरा घूमने आए हो? हाँ, आनंद ने कहा था। कुछ शौक रखते हो? बूढ़े ने कहा। वे दोनों चुपचाप एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बाबूजी आप मेरे साथ चलो, बहुत खूबसूरत है। उम्र भी ज़्यादा नहीं है, बस कभी कभी आप जैसे बाहर के लोगों को खुश कर देती है, बूढ़े ने कहा था। वे दोनों उस बूढ़े के साथ एक पुराने से मकान पर पहुंच गए। वहां तीखे नए नक्श वाली सांवली से एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। आनंद उस लड़की के साथ कमरे में गया था पर वह नहीं, वह लड़की ममता थी, अब आनंद की पत्नी। क्या आनंद ने देह बेचने वाली उस लड़की से शादी कर ली? पर क्यों? ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी जो आनंद को ऐसी लड़की से शादी करनी पड़ी? भाभी जी दिखाई नहीं दे रही है? आनंद ने अनिल से पूछा। वह मायके गई है। अनिल के चेहरे पर नफरत और गुस्से की रेखाएं फैलने लगी। तभी तो जाम की महफिल सजाए बैठे हो यार। तुम तो शराब से दूर भागते थे, फिर ऐसी क्या बात हो गई कि? ऐसी कोई खास बात नहीं, बस ऐसे ही पीने का मन कर रहा था, सोचा कि 2 पैग ले लूं। अनिल उठता हुआ बोला, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। अरे भाई, खाने की चिंता तुम ना करो, खाना ममता बना लेगी और खाने से पहले चाय भी बना लेगी। रसोई के काम में बहुत कुशल है यह, आनंद ने कहा। अनिल चुप रहा पर उसके दिमाग में यह सवाल घूम रहा था,
कि आखिर आनंद ने ममता से शादी क्यों की। ममता उठकर रसोई घर में चली गई। अनिल ने आनंद को सब कुछ सच बता दिया कि उसने सुमन को घर से क्यों निकाला है। आनंद ने कहा, पहचानते हो अपनी भाभी ममता को? हाँ, पहचान तो रहा हूँ, पर क्या यह वही है जब आगरा में हम दोनों घूमने गए थे? हाँ अनिल, यह वही ममता है। उस दिन आगरा के उस मकान में वह बूढ़ा ले गया था। मैंने ममता में पता नहीं कौन सा खिंचा वह भोलापन पाया कि मेरा मन उससे बातें करने को बेचैन उठा था। मैंने कमरे में पलंग पर बैठते हुए पूछा था, तुम्हारा नाम? यह सुनकर वह बोली थी, क्या करोगे जानकर? आप जिस काम से आए हो वह करो और जाओ। तब मैंने कहा था, नहीं, मुझे उस काम में इतनी दिलचस्पी नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। वह बोली थी, मेरे बारे में जानना चाहते हो? मुझसे शादी करोगी क्या? उसने मेरी ओर देखकर कहा तो मैं एकदम सकपका गया था। मैंने उससे पूछा था, पहले तुम अपने बारे में बताओ ना। उसने बताया था, मेरा नाम ममता है, वह मेरा चाचा है जो आपको यहाँ लेकर आया है। आगरा में एक कस्बा फतेहाबाद है, हम वहीं के रहने वाले हैं। मेरे माता पिता की एक बस हादसे में मौत हो गई थी। उसके बाद मैं चाचा चाची के घर रहने लगी। मैं 12वीं में पढ़ रही थी तो एक दिन चाचा ने आगरा लाकर मुझे इस काम में धकेल दिया। चाचा के पास थोड़ी सी जमीन है जिसमें साल भर के गुजारे लायक ही अनाज होता है। कभी कभार चाचा मुझे यहाँ लेकर आ जाता है। मैंने उससे पूछा, जब चाचा ने इस काम में तुम्हें धकेला तो तुमने विरोध नहीं किया? वह बोली थी, किया था विरोध, बहुत किया था। एक दिन तो मैंने यमुना में डूब जाना चाहा था, तब किसी ने मुझे बचा लिया था। मैं क्या करती, अकेली कहाँ जाती? कटी पतंग को लूटने को हजारों हाथ होते हैं। बस मजबूर हो गई थी चाचा के सामने। फिर मैंने उससे पूछा था, इस दलदल में धकेलने के बजाय चाचा ने तुम्हारी शादी क्यों नहीं की? वह बोली, मुझे नहीं मालूम। यह सुनकर मैं कुछ सोचने लगा था। तब उसने पूछा था, क्या सोचने लगे? आप मेरी चिंता मत करो। और कुछ सोचकर मैंने कहा था, ममता, मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल लूंगा। तो वह बोली थी, रहने दो आप बाबूजी, क्यों मजाक करते हो? लेकिन मैंने ठान लिया था। मैंने उससे कहा था, यह मजाक नहीं है, मैं तुम्हें यह सब नहीं करने दूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। ममता के चेहरे पर अविश्वास भरी मुस्कान थी। एक दिन मैंने ममता के चाचा से बात की। एक मंदिर में हम दोनों की शादी हो गई। मैंने कभी ममता को उसकी पिछली जिंदगी की याद नहीं दिलाई। वह मेरा कितना उपकार मानती है। मैंने उसे ऐसे दलदल से बाहर निकाला जिसके उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी। यह सुनकर अनिल हैरान रह गया। वह आनंद की ओर एकटक देख रहा था। न जाने कितने लोग ममता के जिस्म से खेले होंगे। आखिर यह सब कैसे सहन कर गया आनंद? क्या आनंद के सीने में दिल नहीं है? आनंद के सामने कोई मजबूरी नहीं थी, फिर भी उसने ममता को अपनाया। आनंद ने कहा, यार, भूल तो सभी से होती है, कभी किसी को माफ़ भी करके देखो। भूल की सज़ा तो कोई भी दे सकता है, पर माफ़ करने वाला कोई कोई होता है। किसी गिरे हुए को ठोकर तो सभी मार सकते हैं, पर उसे उठाने वाले हाथ किसी किसी के होते हैं। तभी ममता एक ट्रे में चाय के कप व खाने का सामान लेकर आई और बोली, चाय लीजिए। अनिल सकपका गया। वह ममता से आंखें नहीं मिला पा रहा था। वह खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि सचमुच उसने सुमन को घर से निकालकर बहुत बड़ी भूल की है। शक के जाल में वह बुरी तरह उलझ गया था। आज उस जाल से बाहर निकलने के लिए छटपटाहट होने लगी। उसे खुद से ही नफरत हो रही थी। अनिल चुपचाप चाय पी रहा था। आनंद ने कहा, अब ज्यादा न सोचो, कल ही जाकर भाभी जी को ले आओ। सबसे पहले यह शराब उठाकर बाहर फेंक देना। भाभी जी के आने के बाद तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। शराब तुम्हें खोखला और बर्बाद कर देगी। भाभी जी की याद में जलने से जिंदगी दुभर हो जाएगी। जिसका हाथ थामा है उसे शक के अंधेरे में इस तरह भटकने के लिए ना छोड़ो। कुछ त्याग भी करके देखो यार। वैसे भी इसमें भाभी जी की जरा भी गलती नहीं है। अनिल को लग रहा था कि आनंद ठीक ही कह रहा है। वह एक भूल तो कर चुका है सुमन को घर से निकालकर, अब तलाक लेने की दूसरी भूल नहीं करेगा। कुछ दिनों में ही उसकी और घर की क्या हालत हो गई है। अभी तो जिंदगी का सफ़र बहुत लंबा है। हम 4 दिन बाद लौटेंगे तो भाभी जी से मिलकर जाएंगे, आनंद ने कहा। अनिल ने मोबाइल फ़ोन का स्विच ऑन किया और दूसरे कमरे में जाता हुआ बोला, मैं सुमन को फ़ोन करके आता हूँ। आनंद और ममता ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा। अनिल ने सुमन को फ़ोन मिलाया। उधर से सुमन बोली, हेलो, कैसी हो सुमन? अनिल ने पूछा, मैं ठीक हूँ, कब भेज रहे हो तलाक के कागज़? सुमन, तलाक की बात ना करो।
मुझे दुख है कि उस दिन मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था, फिर फ़ोन पर ना जाने क्या-क्या कहा था। मुझे उस भूल का बहुत पछतावा है। पीकर नशे में बोल रहे हो क्या? मुझे पता है कि अब तुम रोज़ शराब पीने लगे हो। नहीं सुमन, अब मैं नशे में नहीं हूँ। मैंने आज नहीं पी है, तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है। अब अपना घर सँभालो, मैं तुम्हें लेने कल आ रहा हूँ। उधर से सुमन का कोई जवाब नहीं मिला। सुमन, तुम चुप क्यों हो? सुमन के रोने की आवाज़ सुनाई दी। नहीं सुमन नहीं, अब मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। मैं कल ही आकर मम्मी पापा से भी माफ़ी मांग लूंगा। बस एक रात की बात है। मैं कल शाम तक तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। मैं इंतज़ार करूंगी। उधर से सुमन की आवाज़ सुनाई दी। अनिल ने फ़ोन बंद किया और आनंद व ममता को यह सूचना देने के लिए मुस्कुराता हुआ उनके पास आ गया। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार ज़रूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।